गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 13 को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। आज हम यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो जनरली ये मान लिया जाता है, साधारणतः ये मान लिया जाता है कि पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। परंतु ऐसा नहीं है। इसके लिए हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी द चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ जियोग्राफिक एरिया इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी विद इन अ लिमिटेड टाइम, एक निश्चित समय में जो चेंजेस हुए पॉपुलेशन नंबर ऑफ पर्सन्स में, यानी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पर्सन में, किसी स्पेसिफिक रीजन में, किसी निश्चित क्षेत्र में, वहाँ पर जो चेंजेस हुए पॉपुलेशन में, आप इस चीज़ को देखिएगा, जनसंख्या के आधार में, जनसंख्या के आकार में, यानी जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसमें जो चेंजेस हुए, वो चेंजेस को हम लोग जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ का नाम दे रहे हैं। ये चेंजेस धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। कैसे हो सकते हैं ये? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं चेंजेस। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चेंजेस हैं ये पॉजिटिव ही हो, यानी जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या में बढ़ोतरी ही हो, या जनसंख्या वृद्धि में जो है यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नेगेटिव भी होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, और जब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है, तब उस निश्चित क्षेत्र की निश्चित समय में, यानी प्रॉपर जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें एक जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है, बढ़ और घट दोनों सकती है, और इसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, इसी को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में कर लेनी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। इसीलिए हम केवल ये नहीं कहेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ में केवल और केवल जनसंख्या बढ़ती है, इंक्रीज ही होती है। यहाँ पर जनसंख्या डिक्रीज भी हो सकती है, घट भी सकती है, यानी ऋणात्मक वृद्धि भी हो सकती है, नेगेटिव ग्रोथ भी यहाँ पर हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा समझना होगा। जनरली क्या होता है कि जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या में बेसिकली इंक्रीमेंट ही होता है, वृद्धि ही होती है, इंक्रीज ही होती है। तो ऐसे में क्या है कि जनरली मान लिया जाता है कि भाई जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, जनसंख्या में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वही जनसंख्या वृद्धि है, जबकि ऐसा नहीं है। जनसंख्या में का घटना, जनसंख्या में कमी आना, उसको भी जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। बस वो जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि होगी, ऋणात्मक वृद्धि होगी, और ऋणात्मक का मतलब हो गया नेगेटिव ग्रोथ वहाँ पर होगी। ठीक है। तो ग्रोथ को एक्चुअल में या वृद्धि को यहाँ पर आप परिवर्तन से ले सकते हैं, चेंजेस से ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है जनरली जब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो इसको जो है टोटल नंबर्स में या कुल संख्या में नापा या मापा जाता है ना। ऑन द अदर हैंड इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, है ना। और जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बोथ एज टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज फॉर डिटरमिनिंग टोटल ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। या तो हम टोटल नंबर ऑफ कह सकते हैं या टोटल
परसेंटेज की बात कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को हम नंबर यानी संख्या और परसेंटेज प्रतिशत दोनों में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते, दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब जनसंख्या जो है वृद्धि उसको ज्ञात करने के लिए यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को देखने के लिए कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ निकाली जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे वो पॉपुलेशन ग्रोथ निकाली जाती है वो हम देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर सेंसस ईयर दिया हुआ है, जनगणना वर्ष दिया हुआ है, और सेंसस ईयर या जनगणना वर्ष, दो जनगणना वर्ष में जो भारत की, यहाँ पर हमने भारत की जनसंख्या के आंकड़ों की बात करी है 2011 के और 2001, यानी सेंसस ईयर 2011 और सेंसस ईयर 2001 जो है इंडिया का, उसके डेटा की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। तो 2011 के डेटा की बात करें तो भारत की जनसंख्या 121.01 हमने करोड़ कही, यानी 121.01 करोड़, और 2001 का जो डेटा है वो हमें बताता है कि भारत की जनसंख्या 2001 में जो है इंडिया की पॉपुलेशन 102.86 102.86 करोड़ थी। अब इसमें जब हम लोग डिफरेंस हमें जब जनसंख्या वृद्धि का पता लगाना होता है तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, विगत जनगणना वर्ग अथवा जनगणना की जनसंख्या को वर्तमान जनगणना वर्ष अथवा जनगणना की संख्या में से घटाते हैं। यानी हम क्या करेंगे, द लास्ट सेंसस ईयर्स पॉपुलेशन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट सेंसस ईयर। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर जो है 121.01 में से 102.86 इसको घटाएंगे, और जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ या निरपेक्ष वृद्धि निकल कर आएगी जो कि होगी 18.15। ठीक है, यानी निरपेक्ष वृद्धि कितनी हुई, अगर हम लोग इसको घटाएं तो प्लस में हुई हमारे 18.15 जो है एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई। और ये एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकली, हमने देखा कि हमने क्या करा, प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशंस में से लास्ट जो सेंसस हुई थी उसकी पॉपुलेशन को माइनस कर दिया, यानी 2011 की जनगणना की जो जनसंख्या हमें प्राप्त हुई उसमें से 2001 की जनगणना से जो जनसंख्या प्राप्त हुई उस आंकड़े को हमने घटा दिया, और इससे हमारे पास में निरपेक्ष वृद्धि या जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ वो निकलकर हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ या निरपेक्ष वृद्धि आ गई, जिसके बारे में हमने ये कहा था पहले भी कि कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि, इसको हम लोग कुल वृद्धि भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुल वृद्धि नाम भी इसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो इसको हमने कहा टोटल ग्रोथ भी कह सकते हैं और एब्सोल्यूट ग्रोथ भी इसको हम कह सकते हैं। ये तो हुआ नंबर्स में, यानी संख्या में हमारे पास में आंकड़े आ गए, नंबर्स में हमारे पास में डेटा आ गया कि भाई इतनी पॉपुलेशन जो है उसमें ग्रोथ हुई। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को परसेंटेज में निकालना होगा तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर निरपेक्ष वृद्धि या एब्सोल्यूट ग्रोथ निकाली थी 18.15। ठीक है, 18.15 जो है हमने निरपेक्ष वृद्धि या एब्सोल्यूट ग्रोथ निकाली थी। अब हम यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से जो हाईलाइटेड है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 18.15 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं लास्ट सेंसस के डेटा से, पिछली जनगणना के आंकड़ों से, जो कि था 102.86। कितनी थी पिछली जनगणना, 102.86 करोड़ थी, तो 102.86 यानी 18.15 इज डिवाइडेड बाय 102.86। 18.15 को हमने 102.86 से भाग दिया इनटू
गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है इसलिए हमने इसको 100 से गुणा कर दिया। आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा ये इस तरह से करा हुआ है, ठीक है। और जब हमने इसको गुणा करा तो हमारे पास जो डेटा निकल कर आया वो डेटा आया 17.64, है ना। यानी हमारी ग्रोथ रेट कितनी आई, 17.64%, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ रेट जो रही, हम जब इंडिया की ग्रोथ रेट की बात करते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ग्रोथ रेट निकल के आई 17.64%, ये ठीक है। तो 17.64% जो है वो भारत की ग्रोथ रेट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे मापा जाता है और उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो ये जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट आई, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पर जो जनगणना होती है वो प्रति 10 वर्षों में होती है, 10 सालों में होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रोथ रेट हमारे पास में निकल के आई 17.64%, ये ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों की, यानी 2001 से 2011, है ना, 2001 टू 2011 के जो 10 ईयर्स है, 10 साल, है ना, उसकी हमारे पास में ग्रोथ रेट निकल कर आई, ठीक है। आपके समझ में आ गई होगी ये बात कि भाई पिछले 10 सालों की ग्रोथ रेट ये थी 17.64। तो अगर हमें पर ईयर ग्रोथ रेट निकालनी होगी, भाई पर ईयर ग्रोथ रेट फिर क्या रही, भाई 10 ईयर्स की 17.64 आई, 17.64% आई। और हमने कहा कि प्रति वर्ष या पर ईयर या वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी, एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एनुअल ग्रोथ रेट या वार्षिक वृद्धि दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे करा हुआ है 17.64 डिवाइडेड बाय 10, यानी 17.64 में 10 का भाग दे दिया। 17.64 17.64 जो हमारी ग्रोथ रेट निकल के आई, और 10 से भाग इसलिए दिया क्योंकि ये पिछले 10 सालों की ग्रोथ रेट थी। कब से कब तक की, 2001 से 2001 टू 2011, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको 17.64 डिवाइड करा 10 से, और ये आ गया हमारे सामने 1.764, ठीक है। ये जो 1.764 आया, या जिसे हम 1.76 भी कह सकते हैं, ये एक्चुअल में क्या हुआ, लगभग हमारी वार्षिक वृद्धि दर या एनुअल ग्रोथ रेट निकल के आ गई 2011 की जनगणना के अनुसार। अकॉर्डिंग टू 2011 इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट इज 1.76%। यहाँ पर हम लोग ये बात कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से ग्रोथ रेट पे हम लोग बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर जो है उस पर हम लोग किस तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि दर निकाली जाती है, जनसंख्या वृद्धि हम लोग ज्ञात करते हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ पहले निकल के आती है, निरपेक्ष वृद्धि, जिसमें हमने क्या करा, पूर्व वर्ष के जनगणना के, वर्तमान वर्ष के जनगणना के आंकड़ों में से पूर्व जनगणना के आंकड़ों को क्या करा, माइनस कर दिया। तो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ या निरपेक्ष वृद्धि निकल कर आ गई। देन उसके बाद में हमने उससे ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर परसेंटेज में जो थी वो निकाली, जिसमें हमने जो एब्सोल्यूट ग्रोथ थी हमारे पास में उसको डिवाइड करा हमने 2001 की सेंसस के डेटा से इनटू 100 करा, और हमारे पास में ग्रोथ रेट निकल के आ गई। तो इस तरह से आपके ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है और क्या होती है वो बात समझ में आ गई होगी। मैंने पहले ही कहा, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ रेट है या जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक और धनात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। ऋणात्मक अगर ग्रोथ रेट होती है यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट होती है, वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। और जब ग्रोथ रेट पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, तो वहाँ पर जनसंख्या इंक्रीज होती है, जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। और जब जनसंख्या, जैसे वापस मैं बोल रहा हूँ कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जब वो नेगेटिव होती है, तो वहाँ पर जनसंख्या में कमी आती है, डिक्रीज होती है पॉपुलेशन। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, है ना।
चैप्टर नंबर 3 में भी इसके बारे में काफ़ी कहा गया है। मैंने इसको वापस से रिपीट करा है रिवीजन के लिए आप लोगों के सामने, क्योंकि इस चैप्टर में वैसे ग्रोथ रेट के बारे में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ये जानकारी दे दी है। आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारा आज के जो टॉपिक है वो बेसिकली डेटा पर बेस्ड है, और हमारे पास में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। ईयर 1901 से 2011 तक का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, और उस डेटा पर बेस्ड होकर हम लोग जो है यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं उस पर वापस से थोड़ा सा उसका पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारे पास में जो है हमें पता है 1872, अब आपको याद होगा कि 1872 में क्या हुआ था। हमने, अगर आपने पहले वाले वीडियोस को अगर ध्यान से देखा है तो आप बता सकते हैं कि 1872 में क्या हुआ था। 1872 में जो है भारत में की फर्स्ट सेंसस हुई थी, प्रथम जनगणना। और ये जो फर्स्ट सेंसस हुई थी, फर्स्ट तो हुई थी, लेकिन क्या हुआ था कि इस सेंसस में, इस जनगणना में जो है ये एक संपूर्ण जनगणना नहीं थी। पूरे जो है इंडिया में, पूरे इंडिया में जो है ये जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना भाई। फर्स्ट तो थी, प्रथम तो थी, लेकिन पूरे इंडिया में ये जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। और उसके बाद 1881 में, उसके बाद में कब, इसको हटा देता हूँ मैं, उसके बाद 1881 में क्या हुआ, 1881 में जो है भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना हुई। यानी 1881 में इंडिया फर्स्ट जो है फुल सेंसस हम कह सकते हैं वो हुई, है ना। एक कब हुई, 1881 में जो है पूरी तरह होल कंट्री जो है कवर हुई, किसमें, सेंसस में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि द होल कंट्री एंड वाज मोर मॉडर्न एंड नेचर वाज अंडरटेकन इन 1881 इन द सेंसस, है ना। सेंसस 1881 में पूरा जो है जनगणना नए तरीकों के साथ में हुई, और पूरा देश जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट किया, या ये कह सकते हैं कि पूरे देश में वो जनगणना हुई। यानी 1881 प्रथम संपूर्ण जनगणना कहलाती है। 1881 में फर्स्ट जो है इंडिया की फुल सेंसस हम लोग कह सकते हुई थी। वैसे फर्स्ट सेंसस की जब हम बात करते हैं, प्रथम जनगणना की बात करते हैं, तो वो 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी, बट वो पूरे होल इंडिया में नहीं हुई थी, कुछ पार्ट में ही हुई थी, पार्शल कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर सेंसस हुई थी, फुल सेंसस नहीं हुई थी, इसीलिए उसको हम लोग पूरा नहीं मानते थे। 1881 से पर 10 ईयर, है ना, प्रति 10 वर्ष जो है बाद जो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस हो रही है, जनसंख्या की जनगणना हो रही है लगातार। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में भारत की जनगणना जो है वो लगभग 10 करोड़ रही होगी जनसंख्या, जो इंडिया पॉपुलेशन है इन 17वीं सेंचुरी लगभग 10 करोड़ रही होगी, 17वीं शताब्दी में 10 करोड़। और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि 1850 के आसपास, 1850, क्योंकि ये सब जो बातें मैं भी कह रहा हूँ कि भाई मैंने कहा कि यहाँ पर कि 17वीं सेंचुरी में लगभग पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो थी 10 करोड़, है ना। 17वीं सेंचुरी में इंडिया की पॉपुलेशन थी 10 करोड़। ठीक है, CR लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और फिर बात करी गई, ऐसे अज्यूम किया गया कि
क्या अज्यूम किया गया कि 1850 में, ये 50 है, ठीक है, 1850 में जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, 1850 की बात करी हमने कि 1850 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 15 करोड़, 15 CR लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लगभग 15 करोड़ जो है 1850 में अनुमान किया गया कि भारत की जनसंख्या थी। ठीक है, तो ये केवल अज्यूम्ड है, अनुमान है। ठीक है, उसी के साथ में हम लोग बात करें 1874 की बात करें, 1874, 75, 23.8 करोड़ की बात करी गई है, 23.8 करोड़ की बात करी गई है 1874-75 में। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास अज्यूम्ड डेटा भी है, बहुत सारा हमारे पास में ऐसे आंकड़े भी हैं जो अनुमान के आधार पर है, अनुमानित आंकड़े हैं। ठीक है, अब पर हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे हमारे पास में 1901 से लेके 2011 तक है, यानी 1901 से लेकर 2011 तक के डेटा प्रॉपरली अवेलेबल है। और उस डेटा पर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, और वहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ की भी बात करेंगे, जो है डिकेडल ग्रोथ की बात करेंगे, दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर की बात करेंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट की, और नेचुरल ग्रोथ की भी बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग एक हमने टेबल बनाई है, हम उस टेबल को देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है ये, और मैं चाहूँगा कि आप उसको अपने कॉपी में भी बना लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैं PDF भी आपको इसके नोट्स की भेज दूंगा, तो आपको उसमें भी अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास में प्रॉपरली डेटा अगर हम लोग देखें तो 1911 से हैं, 1911 से हैं, और 2011 तक के हैं। ये 10 साल के हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। अब हम देखते हैं कि इन आंकड़ों की थोड़ी सी हम लोग स्टडी करते हैं, देन फिर हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। तो जब इस डेटा की हम लोग स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की बात करें तो 1911 में, 1911 में जो है भारत की जो कुल जनसंख्या थी, जो टोटल पॉपुलेशन थी, वो 25.21 करोड़ थी। ठीक है, उसके बाद 1901 में 23.84 थी, फिर 1911 में 25.24 हो गई। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्रोथ हुई, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, वो +1.37 यानी 1.37 करोड़ जो है जनसंख्या 10 साल में 1901 से 1911 के बीच में बढ़ गई। और इस बेसिस पे हम लोग देखें तो जो हमारी दशकीय वृद्धि दर निकल के आई, जो डिकेडल ग्रोथ रेट निकल के आई पूरे डिकेड की, वो निकल के आई 5.75 यानी 5.75% परसेंटेज में है ये डेटा, जो है 5.75% जो है हमारी ग्रोथ रेट रही। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो हमारी ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज़ होती ही जाएगी। एक 1921 को छोड़ दें, 1921 को अगर हम छोड़ दें तो 1921 का जो जनगणना थी, 1921 का जो सेंसस था, उस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन थोड़ी कम हुई। यहाँ पर जो एब्सोल्यूट ग्रोथ थी वो माइनस में गई, -0.08। ठीक है, और जो पॉपुलेशन 1911 में 25.21 थी, 21 करोड़ थी, वो 25.13 करोड़ रह गई। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट आई, जो दशकीय वृद्धि दर निकल के आई, वो भी माइनस में आई, -0.31। आप देखेंगे कि पिछले 1901 से लेकर 2011 के बीच में, 1901 से 2011 के बीच में केवल एक बार माइनस ग्रोथ रेट जो है इंडिया में देखने को मिली, और वो 1921 में हमें देखने को मिली। आगे जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ये डेटा काम आएगा, आप उसको याद रखिएगा। इसी तरह फिर हम लोग 1931, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 तक जाते हैं तो आप देखिए कि 2.77 करोड़ यानी 11 आप कह सकते हैं कि परसेंट ग्रोथ रेट रही, फिर 3.97, 14% ग्रोथ रेट रही, फिर उसके बाद 4.24,
करोड़, तो 13.31% ग्रोथ रेट रही। फिर उसके बाद 7.81, यानी यहाँ पर आप देखिए एकदम से ग्रोथ रेट कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई 1961 से 21.64 पहुँच गई। फिर देन उसके बाद में आप देखेंगे ग्रोथ जो हुई करोड़ में 10.90 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हुई, तो ग्रोथ रेट हमारी 24.80 पहुंच गई। देन 1981 में 13.51 जो है करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ग्रोथ रेट 24.66 चली गई। देन 1981 के बाद से 1991 में से आप देखिए 1981 में हमारी, 1981 से नहीं कहूँगा, 1971 में हमारी ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज़्यादा थी 24.80। देन उसके बाद से 1981, उसके बाद 1991 में देखिए 23.87% आ गई। देन उसके बाद 21.54% आ गई 2001 में, और फिर उसके बाद 2011 में 17.64%। रेगुलर 1971 के बाद हमारी ग्रोथ रेट में कमी आई है। दशकीय जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है उसमें कमी आई। ठीक है, इसी तरह जन्म दर और मृत्यु दर, क्योंकि देखिए अभी जो मैंने डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करी, जो मैंने अभी दशकीय वृद्धि दर की बात करी ना, यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ाने में बहुत सारे कारक काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैनी फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर वर्क करते हैं, और उन बहुत सारे के कारकों के कारण जो है हमें जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाने में, यानी ग्रोथ में जो है एक जगह से दूसरी जगह गए जो लोग होते हैं, जो प्रवास करके जाते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं, माइग्रेटेड जो पर्सन्स होते हैं उनका रोल भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बात कर रहे हैं प्राकृतिक वृद्धि दर की, साथ में हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक वृद्धि दर की। आप देखिए यहां पर नीचे ये प्राकृतिक वृद्धि दर जो है ये जन्म दर यानी बर्थ रेट और डेथ रेट इनके डिफरेंस से आती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर 1911 ले लेते हैं, 1911 में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो बर्थ रेट थी, जो जन्म दर थी, वो थी 49 बच्चे ही कहेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, 49 बच्चे कह सकते हैं हम लोग, 49 चिल्ड्रंस। और मृत्यु दर जो थी वो थी 43 यानी 43। तो 49 लोग यानी 49 पर्सन्स तो पैदा हो रहे थे, और 43 पर्सन्स की पर 1000 पर प्रति 1000 पर डेथ हो रही थी। तो टोटल जो हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर, जो नेचुरल ग्रोथ निकल के आई, वो आई 6। ठीक है, कितनी निकल कर आई? 6। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जब हम लोग कह रहे थे कि दशकीय वृद्धि दर माइनस में थी, तब भी यहाँ पर 1 निकल कर आई। और इसी तरह आप देखेंगे कि जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर यानी बर्थ रेट यरी और डेथ रेट में जो डिफरेंस आया, उससे आप अलग अलग ईयर में देखिए, 1921 में 1, 1931 में 10, 41 में 14। तो इस तरह से आपको ये पूरा डिफरेंस देखने को मिलेगा नेचुरल, और ये हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट है, ये प्राकृतिक वृद्धि दर है। क्योंकि प्राकृतिक, प्रकृति से या तो मानव पैदा होता है और मानव की मृत्यु होती है, इसी आधार पर जो है बढ़ोतरी और कमी होती है। बाकी सारे कारण तो मैन मेड है, ह्यूमन रीज़न है, जिनमें हम लोग माइग्रेशन को बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल मानते हैं, प्रवास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मानते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे कम हुई है, प्राकृतिक वृद्धि दर भी जो है वो बीच में काफ़ी बढ़ गई थी, जो वापस से धीरे धीरे कम हुई है। तो ये एक हमने पूरे ये कह सकते हैं कि 100 साल का डेटा हमारे सामने है, और इस 100 ईयर के डेटा को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस 100 ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग, इस 100 साल के आंकड़ों के आधार पर जो है 1901 से 2000, 100 तो नहीं, 110 साल हो गए आप, ये जो है 1901 से 2011 के मध्य जो जनगणना, जनसंख्या वृद्धि हुई भारत में, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई इंडिया में, उसको 4 अवस्थाओं में डिवाइड करा है, 4 स्टेजेस उसकी मानी है। तो ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और उसका रीज़न जानते हैं कि उसमें कितनी ग्रोथ हुई और क्या रहा। इसमें सबसे पहला जो
स्टेज आती है, जो पहली अवस्था आती है, वो आती है मंद वृद्धि का काल 1901 से 1921, यानी पीरियड ऑफ लो ग्रोथ, है ना। बहुत धीमी गति से, मंद गति से जो है पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर आप देखिए कि 23.84 करोड़ से बढ़कर 25.13 करोड़ पहुँच गई। हम लोग इसको ऊपर देखते हैं 1901 से 1921। 1901 में आप देखिए कि पॉपुलेशन कितनी थी, 23.84 करोड़, और 1921 तक यानी 1921 तक पॉपुलेशन पहुंची 25.13। पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी या ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही कम थी, 5.75 माइनस 0.31। बस ये जो एरा है जिसको हमने कहा 1901 से 1921, इसको हमने कहा मंद वृद्धि। क्या नाम दिया इस एरा को हमने? 1901 से 1921, 1901 से 1921 तक का जो एरा था, इसको हमने कहा मंद वृद्धि, या जिसे हम कह सकते हैं लो ग्रोथ। 1901 1901 से 1921 लो ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। 1901 में पॉपुलेशन 23.84 थी और 1921 में पॉपुलेशन बढ़कर, जनसंख्या बढ़कर 25.13 करोड़ पहुँच गई। तो बहुत धीमी गति से इन, हम लोग कह सकते हैं कि 20 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, वो बहुत धीमी गति से, बहुत मंद गति से जो है हो रही थी। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या था? अब इसका रीज़न देखते हैं कि भाई इन दिस पीरियड द पॉपुलेशन ग्रो एट वेरी स्लो पेस, 0.27% पर एनम, 0.27% प्रति वर्ष से बढ़ते हुए 23.84 करोड़ टू 25.13 करोड़ पहुंची 25.13, यानी इन 20 सालों में मात्र जनसंख्या वृद्धि दर 0.27% थी, 0.27% थी। इसका रीज़न की अगर हम बात करते हैं तो 1911 से 1921 के बीच में, क्योंकि हमने देखा कि भारत की जनगणना में इन 110 सालों में, इन 110 ईयर्स में एक ही बार नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली, एक ही बार जो है ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली। वो थी 1911 से 1921 का दशक, यानी 1911 से 1921 का जो डिकेड था, उसमें हमें सबसे लोएस्ट जो है, या हम कहें कि नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। उसका रीज़न था भीषण अकाल, महामारी और भोजन का अभाव, यानी अन्नाभाव के कारण जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। देखो क्या क्या रहा इसने कहा। सबसे पहली चीज़ फेमाइन, एपिडेमिक्स एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, और फिर उसके साथ साथ इसने कहा कि डेथ रेट बहुत हायर थी। ठीक है, और जो मृत्यु दर थी वो भी बहुत हायर थी। यानी यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम लोग देखें अपने डेटा में वापस से जाएं 1911 से 1921 के बीच में, तो डेथ रेट भी बहुत हायर है और बर्थ रेट भी बहुत हायर है। 1000 पर 48 तो बर्थ रेट है, और जो डेथ रेट है पहले तो 43 थी फर्स्ट डिकेड में, और सेकंड डिकेड में, फर्स्ट डिकेड मतलब ये है 1901 से 1911, 1901 से 1911 के बीच में, और दूसरा जो 47 आपने डेथ रेट देख रहे हैं, मृत्यु दर देख रहे हैं, ये 1911 से 1921 के बीच की है। तो ये कारण रहे जिसके, जो कि महत्वपूर्ण रहे किसके लिए? जनसंख्या में मंद वृद्धि के, यानी लो ग्रोथ जो रही, पॉपुलेशन की लो ग्रोथ जो रही, उसके रीज़न रहे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं स्थिर वृद्धि का काल। स्थिर वृद्धि का काल यानी जिसको कहा गया पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ, और ये था 1921 से 1951 के बीच में। तो अगर हम लोग डेटा में देखें तो 1921 से 1951, ठीक है, ये जो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि मंद वृद्धि से ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, बट स्टेबल ग्रोथ थी, है ना। यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही थी वो हो रही थी
किस तरह की ग्रोथ हो रही थी यहाँ पर, स्थिर वृद्धि थी, स्टेबल था, है ना। तो कैसे स्टेबल था कि आप देखिए 11% पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर 14.22 और फिर 13.31, है ना। एक लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जन्म दर भी जो है यहाँ पर, जन्म दर में जरूर लास्ट डिकेड में 1951 वाला जो डिकेड है, 1951 वाला जो डिकेड है, उसमें जरूर जन्म दर में कमी आई, 46, 45 और देन 40 हो गया। लेकिन उसी तरह डेथ रेट में यानी मृत्यु दर में भी बहुत कमी आई, 36, 31 और फिर उसके बाद में ये 27 पर पहुंच गया। और इसी तरह प्राकृतिक वृद्धि जो थी, जो नेचुरल ग्रोथ थी, वो भी आप देखिए लगभग स्टेबल ही थी, 10, 14, 13। यहाँ पर आप देखिए जो डिकेडल ग्रोथ थी वो भी लगभग सेम सी थी, वही 11, 14 और 13 लगभग सेम थी। तो स्टेबिलिटी थी यहाँ पर, स्टेबल थी। तो हम देखते हैं क्या कहता है कि वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या के विकास में एक महान जनांकीय विभाजक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई और 1921 के दौरान देश की जनसंख्या औसतन 1.44% की दर से बढ़कर 25.13 करोड़ से 36.11 करोड़ पहुंच गई। यानी ये कहा कि 1921 के बाद से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो 1921 वाला जो एरा था, ये 1921 वाला जो एरा था, केवल यहीं पर पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ देखी गई, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। उसके बाद लगातार जो है पॉपुलेशन पॉजिटिव यानी धनात्मक रूप से बढ़ती गई। जो ग्रोथ थी, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो पॉजिटिव बनी रही, धनात्मक बनी रही। तो इन 3 दशकों में केवल 11 करोड़ की वृद्धि हुई, यानी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई 1921 से 1951 के बीच में, यानी 1921 टू 1951, केवल 11 करोड़ जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई। और उसका कारण क्या था कि अकाल और महामारियों पर नियंत्रण होने से मृत्यु दर में कमी और जन्म दर पूर्ववत ही रही, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती रही। मृत्यु दर तो कम हुई, है ना। आप यहाँ देखिए कि इन 3 डिकेड्स में हम लोग 21 से 51 की बात कर रहे हैं। ट्वेंटी वन से 51 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया। यहाँ ये तो 48 से 42 पहुँची बर्थ रेट, तो है ना, 6 की कमी आई, डिफरेंस जो है 6 का आया अगर हम लोग देखें तो। लेकिन जो मृत्यु दर थी, डेथ रेट का डिफरेंस बहुत बड़ा था। डेथ रेट बहुत जल्दी से कम हुई, 47 से 23, लगभग हम कह सकते हैं हाफ से भी कम जो है डेथ रेट हो गई। तो इससे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये तो 48 से 42 पहुंची और यहाँ पर 47 से 23 पहुंच गई। तो जो डिफरेंस था आप देखिए 1, 10, 14, 13 और 19, ये इंक्रीज होता गया। तो नेचुरल ग्रोथ भी बढ़ रही थी और साथ में जो डिकेडल ग्रोथ थी वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी। कब? 1951 के बाद से। So in the history of population growth of India, the year 1921 is known as Great Demographic Divide. After this, population growth has an increasing trend. During 1921 to 51, India's population increased from 25.13 crores to 86.11 crore, with average growth rate of 1.45% per annum. During these 3 decades, only 11 crore persons are added to our population. The ill effect of severe famines have been considerably reduced and epidemic were brought under the control, यानी जो बीमारियां और जो महामारियां थी उन पर कंट्रोल किया गया। दिस लेड टू डिक्लाइन इन डेथ रेट, इससे डेथ रेट में कमी आई, मृत्यु दर में कमी आई, एंड वर्चुअल मेंटेनेंस ऑफ बर्थ रेट, है ना। और जो जन्म दर थी वो पहले की तरह बनी रही। तो जो डिफरेंस था बर्थ रेट और डेथ रेट का, वो इंक्रीज हो गया, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज, दस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो टाइम था, नेक्स्ट जो पीरियड था, वो था तीव्र वृद्धि का काल, जिसे हम कहते हैं कि इस काल में जनसंख्या विस्फोट हुआ, है ना, जिसे कहते हैं पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ इंडिया में।
ठीक है, इतनी तेज़ गति से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कि उसको हमने ब्लास्ट का नाम दे दिया, विस्फोट का नाम दे दिया। तो ये कब था? वर्ष 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक कहा जाता है। इसके बाद देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई। 1951 से 1981 के मध्य जनसंख्या वृद्धि 2.2% की दर से हुई, जिससे देश की जनसंख्या 32 करोड़ से अधिक हो गई। 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि 24.8% दर्ज हुई, जो विकास कार्यों में तेजी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण। देखो ये यहाँ पर जब भी ग्रोथ हुई ना, पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि का जब भी कारण रहा, तो आप ये मानिए कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं हैं, है ना, वो बढ़ी। ठीक है, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ी, जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ी। इस अवधि में मृत्यु दर 27 प्रति हज़ार से घटकर 15 प्रति हज़ार पहुंच गई। यानी डेथ रेट जो थी वो 27 पर 1000 से घट के 15 पर 1000 पहुंच गई। तो बहुत बड़ा डिफरेंस, लगभग 13 का आप देखिए डिफरेंस, 12 का यहाँ पर डिफरेंस आया। और जबकि जन्म दर मात्र 4 प्रति हज़ार की गिरावट दर्ज हुई, है ना। और जन्म दर यहाँ पर जो डेथ रेट थी उसमें तो 12 का डिफरेंस आ गया, लेकिन जो बर्थ रेट थी उसमें मात्र 4 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला। तो आप देखिए कि 12 और 4 में 8 का डिफरेंस होता है, तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि में जुड़ गया, ऐड हो गया। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। द ईयर 1951 इज कॉल्ड द सेकेंड डेमोग्राफिक डिवाइड बिकॉज आफ्टर द कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज 2.2% पर एनम ड्यूरिंग 1951 एंड 1981, एडिंग another 32 crores to the population of our country. 1961-71 recorded highest population growth rate of 2.2%. This was because of fast economic development and better medical facilities. The death rate, which was 27 per thousand, decreased to 15 per thousand during the period where decline in birth rate was only 4 per thousand. Thus a very high growth rate population. अब हम इसको 51 से 81 को डेटा में देखते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए ये रहा 51 और ये रहा हमारा 81। 51 के बाद का ही देखें अगर हम लोग, तो आप देखिए रैपिड आपको पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी। जिसमें मैंने आपको पहले भी अभी बताया था जब हम डेटा की बात कर रहे थे, 24.80 के साथ 1971 वाला जो डिकेड था, जो दशक था, वो 24.80 वृद्धि दर के साथ में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला जो है हम कह सकते हैं कि डिकेड दशक रहा है भारत में। उसके अलावा 1981 में भी कोई खास डिफरेंस नहीं आया, 24.66 था। हाँ, 1961 में 1961 में 24.64 थी। उसी तरह हम लोग अगर जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर देखें, बर्थ रेट और डेथ रेट में, तो बर्थ रेट देखिए 42, 41, 38, केवल कितने का डिफरेंस आया बर्थ रेट में? 4 व्यक्ति प्रति 1000 का, है ना। वहीं जो हमारी पुस्तक में बात कही गई कि जो बर्थ रेट थी, जो डेथ रेट थी, यहाँ 40 से 38, 4 का डिफरेंस आया, ये हुई 23 से 15। 23 से 15 का मतलब आप समझ जाइए ये कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लगभग जो है हमें यहाँ पर 8 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 8 व्यक्ति प्रति 1000 का। तो 4 और 8 में से जो 4 की वृद्धि हुई ना, यही जनसंख्या का तीव्र वृद्धि काल था। तो आप यहाँ पर देखिए 1951 में 13, देन 19, फिर 22 और देन फिर 23। रैपिडली यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई। और उसके बाद आप देखेंगे 1981 के बाद में तो ये ग्रोथ रेट जो थी, जो वृद्धि दर है, वो वापस से घटने लगेगी। तो अब इसको हम लोग किस में लेंगे? नेक्स्ट हमारा आएगा घटती वृद्धि का काल। ठीक है, घटती वृद्धि का काल। सन 1981 में जनगणना में उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहते हुए भी वृद्धि दर में कमी आने लग गई थी। ठीक है, 1981-91 के दौरान जन्म दर में कमी आई। इस दशक में जन्म दर प्रति 1000 38 शिशु यानी 38 शिशु से घटकर 30 शिशु प्रति 1000 हो गई। 1981-91 में जनसंख्या की औसत घातीय वृद्धि दर 2.14% थी। 1991-2001 में घटकर 1.95 हो गई। 2001-11 में 1.64 हो गई। जन्म दर 38 शिशु प्रति 1000 से 26 शिशु प्रति 1000, मृत्यु दर 15 से 8 आ गई।
और ये जो रीज़न था जनसंख्या में जो ह्रास हुआ था, लोगों में बढ़ती जागरूकता इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था। लोगों में परिवार नियोजन कार्यक्रम और छोटे परिवार अपनाने की जो प्रेरणा दी गई थी उसको अपनाने का कारण था कि जनसंख्या वृद्धि दर में एकदम से कमी आने लग गई। तो डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी सीन with the trend of high growth rate of population since 1981. The birth rate declined during 1981-1991. The birth rate declined from 38 per thousand to 30 per thousand during the decade. During 1981-1991, exponential growth rate of population was 2.14%, which decreased to 1.95% during 1991-2001 and 1.64% during 2001-11. During this period, birth rate declined from 38 per thousand to per thousand in 2001 and death rate declined from 15 to 8. This declining trend of population growth is due to success of family welfare program and adoption of small family. हम इसको डेटा में देखते हैं, थ्योरी की बजाय डेटा में बेटर समझ पाएंगे। तो देखिए ये काल था घटती वृद्धि का 1981 से 2011, 1981 टू 2011, इसको हम देखते हैं। तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 1981 से 2011, है ना। ये पूरा आपको काल दिखाई दे रहा है। आप इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 81 में ग्रोथ रेट 24.66 थी, फिर 23 हुई, फिर 21 हुई और फिर 17 पे आ गई। तो आप देखेंगे कि एकदम से जो वृद्धि दर थी, जो 10 ईयर वाली एक डिकेड की जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी 24 से 17 पे आ गई, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं बर्थ रेट जो थी वो 38 से 23 पे आ गई, बहुत बड़ा डिफरेंस आया 38 से 23 पे आ जाना। देन उसके बाद में आप देखिए डेथ रेट जो 15 थी 15 से 7 पर आ गई, बिल्कुल जस्ट हाफ हो गई। और उसी का नतीजा आप देखेंगे कि जो नेचुरल ग्रोथ थी वो भी 23 से 16 पर आ गई। और इसका जो रीज़न बताया गया, इसका रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट यही बताया गया कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम थे, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, और इंडिया में जो जागरूकता आई थी लोगों के बीच में, जो वो लोग इस चीज़ को समझने लग गए थे कि पॉपुलेशन का बढ़ाना मतलब हमें बहुत नुकसान होना है। तो ये चीज़ समझने के कारण लोग जो है उन्होंने समझा और धीरे धीरे जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनाई गई जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आई, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू और भी कई चीज़ों के थ्रू, क्योंकि लोग जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों को समझने लग गए थे। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने से जो नुकसान हो रहे थे उसको जो है पब्लिक जो थी वो समझने लग गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 4 स्टेजेस, 4 अवस्थाएं हैं जनसंख्या वृद्धि की, वो हमारे सामने आती हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो है ये जनसंख्या वृद्धि के घटती वृद्धि का जो काल है, जो पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ है, ये और ज़्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हम स्टेबल लेवल पर आएंगे ताकि हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन कम बढ़ेगी हमें सुविधाएं मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडेज़ क्लास। आज के लिए बस इतना है। कल या जो नेक्स्ट डे होगा हमारा उसमें नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।